नमस्कार मित्रों, हिंदी शिक्षण विधियां बात कर रहे हैं मित्रों हिंदी टीचिंग मेथड्स की। आपने बहुत अच्छी तरह पढ़े होंगे और बहुत अधिक आपने क्वेश्चन भी इनके सोल्व किए होंगे। लेकिन आज की क्लास के अंदर हिंदी शिक्षण विधियों के 35% लेकर आया हूं मैं। यही पर्सन है जो आपको चाहे कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लेना, इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। बार बार रिपीट होने वाले ये 35% है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। चाहे किसी भी टेट भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर थर्ड ग्रेड भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को एक बार अंत तक आप मेरे साथ जरूर देखें। क्लास लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ये क्लास रहने वाली है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर टेट एग्जाम हो या फिर थर्ड ग्रेड एग्जाम हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट इसी प्रकार यहां पर पढ़ाया जाता है जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बार ना जाए। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका विकास करना है। मित्रों अभी बोल रहा हूं, जो भी साथी क्लास पे 35% है लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आप बहुत तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्लास के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें। तो पूछा है कि व्याकरण जो है इसका मुख्य उद्देश्य किसका विकास करना है। पढ़ने के कौशल का, बोलने के कौशल का, लिखने के कौशल का या उपरोक्त सभी कौशलों का। क्वेश्चन अच्छा बना है। तो मित्रों आपको पता है व्याकरण से हम चाहे पढ़ना हो, चाहे बोलना हो, चाहे लिखना हो, तीनों का विकास करते हैं। मतलब इन तीनों कौशल का विकास हम व्याकरण से करते हैं। तो उपरोक्त सभी कौशलों का विकास करना व्याकरण का उद्देश्य होता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बताइए मित्रों निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि है सिद्धांत विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि या उपरोक्त सभी। पूछा है कि व्याकरण शिक्षण की आपने अलग अलग विधियां पढ़ी होगी, तो यहां पर बतानी है आपको सिर्फ कि व्याकरण शिक्षण की विधि। सिद्धांत विधि क्या व्याकरण में काम करती है? करती है मित्रों। आगमन विधि व्याकरण की विधि है, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि भी व्याकरण विधि है। मतलब तीनों की तीनों विधियां हैं जो व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहां पे देखिए सही रहेगा। ये तीनों विधियां किसकी है? व्याकरण शिक्षण की विधियां है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। किस प्रकार? शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सीखना या अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग करना। अच्छा क्वेश्चन आया है। अब यहां पर आपको पूछा क्या गया, देखिए संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। सही है, व्याकरण से संप्रेषण एक दूसरे को हम शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। सही बात है ये। क्या अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग हम व्याकरण की भूमिका से करते हैं? नहीं करते हैं। तो यहां पे आपका 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है। क्या महत्व है? लेखन कौशल का आप विकास कर रहे हैं तो उससे देखिए पहला ऑप्शन वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान करना। अगर आप लेखन कौशल यानी लिख कर कुछ कर रहे हैं तो आपकी वर्तनी संबंधी समस्या का समाधान होगा। मतलब ये क्या है? सही है। दूसरा देखिए विराम चिन्हों के गलत प्रयोग का समाधान करना। जो भी विराम चिन्ह हम प्रयुक्त करते हैं उनका अगर हम लिख लिख के कोशिश करेंगे तो उनका गलत प्रयोग हम नहीं करेंगे। गलत प्रयोग करने का हम समाधान इससे करेंगे, तो यह भी सही है। तीसरा देखिए कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान। जो भी कठिन शब्द है जिसको बोलने में आपको दिक्कत आ रही है, लिखने में दिक्कत आ रही है, तो उसको बार बार लिखोगे, मतलब लेखन कौशल का विकास करेंगे तो उसका भी समाधान हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों है जो लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का क्या है? महत्व है। तो 4 नंबर ऑप्शन देखिए उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब बताइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है कि गद्य साहित्य का क्षेत्र है।
गद्य साहित्य का क्षेत्र व्यापक होता है, संकुचित होता है, दोनों है या कोई नहीं? गद्य साहित्य, गद्य तो बहुत लंबा होता है, व्यापक रूप में होता है, मतलब गद्य साहित्य का क्षेत्र कैसा होता है आपका? व्यापक होता है। ऑप्शन एक आपका यहां पे रहेगा क्या? सही, गद्य साहित्य का क्षेत्र व्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन तो बहुत एग्जामों में देखने को मिला होगा आपको। एनसीएफ ने जोर दिया कि शिक्षा पर सैद्धांतिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, क्रिया आधारित शिक्षा या इन सभी पर बात हो रही है। एनसीएफ ने किस पर जोर दिया? एनसीएफ करके सीखने पर, मतलब क्रिया आधारित शिक्षा पर जोर दिया है एनसीएफ ने। एनसीएफ ने किस पर जोर दिया है मित्रों? क्रिया आधारित शिक्षा पर। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अच्छा क्वेश्चन बना है। सतत समग्र मूल्यांकन में C1 ग्रेड मिलता है। जो ग्रेड की बात हो रही है, ग्रेड C1 कितने प्रतिशत अंकों पर दिया जाता है मित्रों? कितने प्रतिशत? 71 से 80 नहीं, 81 से 90 नहीं, 61 से 70 नहीं, 51 से 60। C1 ग्रेड मिलता है आपको 51 से 60% के मध्य आपके अंक बन रहे हैं तो आपको C1 ग्रेड दिया जाएगा। तो ऑप्शन यहां पे कौन सा रहेगा? 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। सतत समग्र मूल्यांकन में समेटिव 2 का भारांकन दिया गया है। समेटिव 2 का भारांकन कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह भी 20% है, 10% है, 40% है या 60% है? कितना है मित्रों? समेटिव 1 30% प्लस 30%, कितना हो गया? ये समेटिव 1 है, 1 समेटिव 1, तो कितना हो गया? 60% हो गया। समेटिव 2 के अंदर 10%, 10%, 10%, 10%, 4 टेस्ट, मतलब 40%। ऑप्शन यहां पे 3 आपका क्या रहेगा मित्रों? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में गद्य की विधा नहीं है। तो बताइए मित्रों, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से गद्य की विधि कौन सी नहीं है? निबंध किस में आता है? गद्य में आता है। कहानी किस में आती है? गद्य में आती है। जीवनी किस में आती है? गद्य में आती है। क्या रचना गद्य में आती है? कभी नहीं आती। तो ऑप्शन 4 रचना गद्य की विधा नहीं है, सही रहेगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? देखिए, शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ है। क्या क्वेश्चन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ है, कौन सा है? गहन अध्ययन है, द्रुत अध्ययन है, विस्तृत अध्ययन है या कोई नहीं? निबंध अध्ययन कैसा पाठ है शिक्षण की दृष्टि से? अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यह एग्जामों के अंदर आपके लिए। तो मित्रों, निबंध के अंदर हमें एक छोटी जानकारी मिलती है, मतलब हर एक बात के बारे में गहन अध्ययन वहां पर हम करते हैं। तो निबंध शिक्षण की दृष्टि से आपका क्या है? गहन अध्ययन है। ऑप्शन 1 यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए मित्रों, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है? व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति क्या साहित्यिक है, क्या व्यावहारिक है? 2 ही ऑप्शन है, बाकी तो इनमें से ही है। तो बताइए मित्रों, व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति कैसी है? व्याकरण शिक्षण साहित्यिक और व्यवहारिक दोनों होता है। व्याकरण शिक्षण साहित्यिक और व्यवहारिक दोनों होता है, मतलब 3 नंबर 1 एवं 2 दोनों। ऑप्शन 3 यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या व्याकरण की मुख्य विशेषता है? मित्रों, अभी तक क्लास पर बने हुए हैं तो कमेंट करके बताते भी जाइए मेरे को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। हर एक विषय जो आपके टेट एग्जामों के अंदर आते हैं, 3rd ग्रेड एग्जामों के अंदर आते हैं, हर एक के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको कुचामन ऑनलाइन क्लास के जो आपका ऐप है वहां पर मित्रों, स्टोर के अंदर, वहां से भी आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं। बाकी आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए और प्लेलिस्ट में सभी विषय की क्लासें जरूर मिलेगी। तो यहां पे कह रहे हैं निम्न में से क्या व्याकरण की मुख्य विशेषता है?
भाषा की शुद्धता व्याकरण में होती है मित्रों, सही बात है। शब्दानुशासन यानी शब्द अनुशासन, यह तो सबसे मुख्य विशेषता है व्याकरण की। भाषा का शरीर विज्ञान, यह भी व्याकरण की विशेषता है। ये तीनों की तीनों आपके व्याकरण की क्या है, मुख्य विशेषताएं हैं। 4 नंबर ऑप्शन ये सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है? व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है मित्रों? त्रुटि का, शुद्धता का, बोलने का, या इनमें से कोई नहीं? व्याकरण भाषा किसका साधन होता है? शुद्धता का साधन होता है। व्याकरण भाषा किसका होता है? शुद्धता का शासन होता है। तो आपका सही रहेगा यहां पे ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो बताइए, व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है? भाषा, सुनना, त्रुटि या अशुद्धता? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो मित्रों, व्याकरण है जो मुख्य पाठ्य वस्तु होता है भाषा का। किसका होता है? भाषा का। ऑप्शन 1 यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो बताइए मित्रों कि निबंध शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या नहीं है? पहला, शब्द भंडार में वृद्धि करना, यह तो उद्देश्य है। निबंध शिक्षण से शब्द भंडार में क्या होती है? वृद्धि होती है। दूसरा, पाठ से प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ बताने और व्याख्या करने की क्षमता निबंध शिक्षण से मिलती है, यह भी वे आपके निबंध शिक्षण का उद्देश्य है। तीसरा, कविता पाठ का सस्वर विकास करना। तो कविता की बात आ रही है तो ये तो गद्य का या निबंध का बात ही नहीं हो रही है यहां पे, तो ये तो पद्य की बात हो रही है मित्रों। किसकी बात हो रही है? पद्य शिक्षण की। मतलब यह आपके निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। चौथा देखिए, पाठ में आए प्रमुख तथ्यों, विचारों और भाषा से अवगत होने की योग्यता, यह भी आपके क्या है? निबंध शिक्षण का उद्देश्य है। तो यहां पे कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है? बात हो रही है मौन वाचन की। मौन वाचन कान के सहारे, आंखों के सहारे, मुख के सहारे या जीभ के सहारे? अब आप मौन वाचन कर रहे हैं, अभी क्लास आप देख रहे हैं और जैसे ही क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को आपने पढ़ा, तो आप किससे पढ़ रहे हैं? किससे पढ़ रहे हैं? आंखों का सहारा लेकर पढ़ रहे हैं या कान का सहारा लेकर? सुन रहे हैं कान का सहारा लेकर। तो मतलब आंखों के सहारे क्या किया जाता है? मौन वाचन किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गद्यांश का स्पष्टीकरण एवं व्याख्या करने में निम्न युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई गद्यांश है, कोई गद्यांश है, उसका आप क्या कर रहे हैं? स्पष्टीकरण, मतलब उसकी आप व्याख्या कर रहे हैं। तो कौन सी युक्ति है जिसका आप सहारा नहीं लेंगे? पहला, संधि विच्छेद। गद्यांश के स्पष्टीकरण व्याख्या में संधि विच्छेद करना चाहिए। अलंकारित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए व्याख्या के अंदर। समास विग्रह करना चाहिए। कोई भी शब्द ऐसा आ जाए जिसकी परिभाषा देनी पड़े तो परिभाषा भी देनी चाहिए। तो किसका प्रयोग नहीं करना है? अलंकारित भाषा का प्रयोग। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के रचना का पाठ्यक्रम है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के रचना का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पहला देखिए, छात्रों को मौलिक कविता, कहानी आदि लिखने की प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। सही बात है। समस्या मूलक विषयों पर लिखने का अभ्यास करना चाहिए। यह भी आपका क्या है? माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो है स्तर की रचना का पाठ्यक्रम है। समीक्षात्मक लेख लिखवाना, यह भी आपका पाठ्यक्रम रचना का पाठ्यक्रम है। मतलब उपरोक्त सभी प्रकार का 4 नंबर ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्थबोध विधि को संज्ञा दी जाती है। अर्थ, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पर ऊपर देखिए अर्थबोध विधि, तो नीचे भी ऑप्शन में मिल रहा है अर्थबोध विधि। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, माध्यमिक स्तर पर
व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली है? कौन सी है मित्रों? माध्यमिक स्तर के ऊपर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त, सबसे उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन: पाठ्य पुस्तक प्रणाली है, समवाय प्रणाली है, भाषा संसर्ग प्रणाली है, या आगमन निगमन प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है आपकी? आगमन निगमन प्रणाली मित्रों। तो माध्यमिक स्तर के ऊपर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त जो प्रणाली है वो है आगमन निगमन प्रणाली। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 में चलिए मित्रों, अच्छा क्वेश्चन आया आपके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। मेले एवं त्योहारों आदि का सरल वर्णन करना। यहां पे वर्णन में कुछ मिस्टेक है तो मैं बोल रहा हूं, वो याद रखें। कराना पाठ्यक्रम की विषय वस्तु किस स्तर से संबंधित है? आप है क्लास के अंदर मेले और त्योहारों का सरल वर्णन कराना सिखा रहे हैं, तो ये जो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है वो किस स्तर की है? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या कोई नहीं? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो मित्रों ये है आपके प्रारंभिक स्तर की। किसकी है? प्रारंभिक स्तर की। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है? व्याकरण शिक्षण का ज्ञान प्राप्त करना उद्देश्य है, कौशल का विकास करना उद्देश्य है, ज्ञान का प्रयोग करना व्याकरण शिक्षण का क्या है? उद्देश्य है। मतलब तीनों के तीनों क्या है? व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य हैं। सही रहेगा ऑप्शन 4, ये सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि निम्न में से क्या है? निगमन विधि या आगमन विधि? दो विधियां दी है, निगमन और आगमन। अब पूछा है कि व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि, दोनों की दोनों विधियां है ना, ये व्याकरण शिक्षण की क्या है? मुख्य विधियां हैं। तो ऑप्शन 3 देखिए यहां पे, 1 एवं 2 दोनों, मतलब आगमन निगमन दोनों की दोनों विधियां व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, अर्थकथन विधि का विकसित रूप। जो अर्थकथन विधि है उसका विकसित रूप क्या है? अर्थ का कथन, एक छोटा सा कोई शब्द दिया, उसका अर्थ बताना, उसका कथन यानी उसकी संपूर्ण व्याख्या करना। मतलब अर्थ कथन विधि का क्या होगा? अर्थबोध होगा, व्याख्या विधि होगा, प्रश्नोत्तर होगा, या समीक्षा विधि होगा? क्या होगा विकसित रूप? व्याख्या विधि होगा। अर्थकथन विधि का विकसित रूप व्याख्या विधि। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, किस विधि को सुकरात विधि कहा जाता है? अर्थबोध को, व्याख्या विधि को, प्रश्नोत्तर विधि को, या समीक्षा विधि को? सुकरात विधि किस विधि को कहा जाता है मित्रों? किस विधि को? प्रश्नोत्तर विधि को ही सुकरात विधि कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्न में से गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी विधि? अर्थबोध विधि है, व्याख्या विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, या समीक्षा विधि है? गद्य का शिक्षण कर रहे हैं आप, किसी गद्यांश का शिक्षण कर रहे हैं, तो उसमें जो भी शब्द आए उसका अर्थ आपको पता होना जरूरी है। मतलब अर्थबोध विधि सर्वोत्तम विधि होती है गद्य शिक्षण की। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पाठ्य वस्तु के गुण दोषों का विवेचन किस विधि में किया जाता है? पाठ्य वस्तु के जो गुण दोष है उनका विवेचन किस विधि में करेंगे आप? अर्थबोध विधि में, व्याख्या विधि में, प्रश्नोत्तर विधि में, या समीक्षा विधि में? तो गुण भी, उसके दोष भी, उनका विवेचन किस में करेंगे? व्याख्या के अंदर, मतलब व्याख्या विधि में। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहां पे मैंने नाम लिया सतपुड़ा विंध्याचल, कोई सा भी नाम आ सकता है, यह मानकर चलो विद्यार्थी भी यहां पर नाम आ सकता है। तो देखिए, सतपुड़ा विंध्याचल शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? किस विधि का? चित्र विधि का, रेखा चित्र विधि का, मानचित्र विधि का, अभिनय चित्र विधि का? अब मित्रों यहां पे तो सतपुड़ा और विंध्याचल आया है, अब जैसा यहां पर नाम दिया जाए उसके अनुसार ही आपको प्रयोग करना है। यहां पे सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं, मतलब हम किसका प्रयोग करेंगे? मानचित्र विधि का प्रयोग करके इनको स्पष्ट
करेंगे। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है? लिखना है, बोलना है, सुनना है या भाषा है? बालक है, उसके मनन शक्ति का मुख्य आधार, मनन शक्ति का मुख्य आधार होती है भाषा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मनन शक्ति का मुख्य आधार भाषा। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या भाषा का प्रमुख कार्य है? भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? पहला देखिए, भाषा बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करती है। क्या भाषा करती है यह कार्य? हां करती है, मतलब पहला तो कार्य है भाषा का। दूसरा, भाषा बालक को भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाती है। क्या भाषा बालक के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का तरीका है या सिखाती है? सिखाती है, यह भी सही है, कार्य है। तीसरा, भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है। क्या बालक के अंदर पर जो बालक है उसमें ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका भाषा निभाती है? हां निभाती है, तो यह भी भाषा का प्रमुख कार्य है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में चलिए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य। भाषा शिक्षण है, इसका सामान्य उद्देश्य क्या है? पहला देखिए, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना सामान्य उद्देश्य है भाषा का। भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना भी भाषा का सामान्य उद्देश्य है। छात्रों में शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना भी भाषा का उद्देश्य है। मतलब तीनों के तीनों आपके भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 32। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? ऐसा क्वेश्चन है तो आप कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लेना, कोई से भी राज्य का टेट एग्जाम हो, सीटेट एग्जाम हो, थर्ड ग्रेड एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, एचएम एग्जाम हो, सब में ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। इसमें नहीं, अलग में भी, जैसे संस्कृत में भी ये क्वेश्चन मिल सकता है, इंग्लिश में भी ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो पूछा क्या है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? तुकांत ना हो, जो कोई सीख देती हो, जिनमें लयात्मकता हो, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो। बात हो रही है प्राथमिक स्तर की। प्राथमिक स्तर पर बच्चे वही कविताएं पसंद करते हैं जिनमें क्या हो? लयात्मकता हो। मतलब 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ। क्या लाभ है? शिक्षण सहायक सामग्री की बात हो रही है यहां पे। शिक्षण सहायक सामग्री का क्या लाभ है? पहला देखिए, शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? प्रयुक्त होती है। दूसरा, शब्दों के अर्थ निकालने में शिक्षण सहायक सामग्री प्रयुक्त होती है। दोनों लाभ है, मतलब 3 नंबर 1 एवं 2 दोनों सही है। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 में चलिए। आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं रहता है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए मित्रों। देखिए, पहला, योग्य एवं निष्ठावान परिश्रमी अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे, सही है। मासिक परीक्षा की व्यवस्था कर निदानात्मक कार्य करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना। निदानात्मक मतलब जो समस्या है उसका पता करना, और पता करने के बाद उपचारात्मक शिक्षण यानी उस समस्या का समाधान करना, यह भी कार्य। व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण की व्यवस्था कर प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों निवारण। मतलब जिस भी छात्र को जिस भी चीज में दिक्कत आ रही है, सीखने में दिक्कत आ रही है, उस कठिनाई को एक एक छात्र के पास जाकर निपटारा करना, यह भी क्या है? आप करेंगे। मतलब ये तीनों कार्य आप क्या है? करेंगे। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, यहां से मित्रों ये पहली क्लास मानकर चलो। अगर आपने कमेंट करके मेरे को यह बता दिया कि आपके पर्सन अच्छे हैं और हमें इसी प्रकार प्रतिदिन क्लासें उपलब्ध करवाइए, तो रेगुलर आपको प्रतिदिन क्लासें लेकर आऊंगा। और इस विषय की नहीं, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपका गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे एसएसटी हो, हर विषय की क्लास शिक्षण विधियों की लेकर आऊंगा। बस कमेंट करके बता देना, और साथ में जो भी साथी कमेंट करें वो अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर देना।
देखिए मित्रों, जैसे हॉस्पिटल शब्द का अर्थ है अस्पताल, यह अर्थ किस विधि से निकाला गया है? यहां पर हॉस्पिटल नहीं, आपके सामने आ सकता है स्कूल, स्कूल का अर्थ है विद्यालय, तो यह किस विधि से निकाला गया है, यह पूछा जा रहा है इस प्रश्न के अंदर। अनुवाद विधि, परिभाषा बनाकर, अर्थ विस्तार विधि या व्याख्या विधि, किस विधि से निकाला गया है? अर्थ विस्तार विधि से यह अर्थ निकाला गया है। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। तो मित्रों जल्दी से बताइए कैसी लगी आपको क्लास, और क्या रेगुलर ये क्लासें मैं लेकर आऊं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही है मित्रों। जो भी साथी अंत तक बना हुआ है अपने मित्रों का शेयर कर दो, और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।